जी हजरात, वेलकम बैक। वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस। हमने पिछले लेक्चर में जहां बात खत्म की थी वो थी प्रोफेशनल जजमेंट। वहीं से बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं उस पैराग्राफ को एक बार दोबारा पढ़ता हूं जो लेक्चर 4 के बिल्कुल आखिर में हमने आपको डिक्टेट करवाया था। इट्स अ माइंडसेट और थॉट प्रोसेस टू बी एक्सरसाइज बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर थ्रू आउट द ऑडिट। जब भी लेक्चर में आएगा थ्रू आउट द ऑडिट, कितनी बातें कर रहा हूं? 3। पूरी क्लास कितनी बातें कर रहा हूं? 3। स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। ठीक है जी। तो जब भी थ्रू आउट द ऑडिट का वर्ड आएगा तो आप आगे खुद से ब्रैकेट में 3 बातें लिख देंगे। स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, कॉमा, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट द एंड ऑफ द ऑडिट। ठीक है। एंड दिस प्रोफेशनल जजमेंट इज एसेंशियल ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू आइटम्स दैट इन्वॉल्व एस्टिमेट एंड जजमेंट्स। क्लाइंट ने एसिड परचेज किया है, क्लाइंट ने इन्वेंट्री परचेज की है, यहां जजमेंट कम एक्सरसाइज होगी। लेकिन अगर कहीं एनआरवी टेस्टिंग हो रही है, कहीं फेयर वैल्यू की डिटरमिनेशन आ रही है, कोई एस्टिमेट इन्वॉल्व हो जाएगा तो वहां क्लाइंट की भी और इन टर्न हमारी भी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो फिर बढ़ जाएगी। हर एरिया में हो सकता है जजमेंट एक्सरसाइज ना हो रही हो, कुछ एरियाज में जजमेंट एक्सरसाइज हो रही होगी और कहीं पे जजमेंट एक्सरसाइज ज्यादा हो रही होगी। ठीक है जी। डिपेंडिंग कि आप P&L बैलेंस शीट में किस आइटम की बात कर रहे हैं। This judgment is obtained by past experience of conducting various audits and by qualification obtained. जब मेरा ऑडिट का पहला बैच था, जब मैंने जिंदगी में पहली बार ऑडिट पढ़ाया था, आई थिंक इट वाज बैक इन 2002, जून 2002 में मैंने अपना एग्जाम दिया था। जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, क्यूट सा हुआ करता था। 2002 में मैंने एग्जाम दिया जून में, और दिसंबर में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब वो जजमेंट, उस वक्त मेरे नॉलेज, उस वक्त मेरा तजर्बा और आज कहां पहला बैच और कहां 234वां या 35वां बैच, फर्क होगा। इसका मतलब है ओवर द इयर्स पढ़ाते एक्सपीरियंस आता चला गया। आपके साथ भी यही होगा। इसी तरह जो बंदा ऑडिट फर्म ज्वाइन करता है, जूनियर लगा, 1.5 साल में फिर प्रमोट हुआ, सेमाई बना, 6 महीने बाद फिर प्रमोट हुआ, सीनियर बना, फिर आप सुपरवाइजर बन गए, क्वालिफाई कर लिया, फिर आप एम बन गए। इसका मतलब है ऑडिट करते करते जजमेंट भी आपकी रिफाइन या बेहतर होती चली जाएगी। हाँ या ना, जवाब तो दिया करो। आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आई कॉन्टेक्ट से लगेगा आप बात पिक कर रहे हैं। डोंट लुक मी, आप यूं ऐसे देख नहीं करके। अब मुझे जज नहीं हो रहा कि आप समझ रहे नहीं समझ रहे बात। ठीक है। थोड़े अजीब से माइंड नहीं कीजिएगा आप लोग। दिस जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग वेरियस ऑडिट्स एंड बाय क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड एंड इज बेटर एक्सरसाइज बाय सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर। इसीलिए हर टीम में आप देखें कॉम्बिनेशन हमारे पास, सारे जूनियर भेज देंगे तो भी मसला, सारे सेमाई भेज देंगे तो भी मसला, सारे सीनियर भेज देंगे तो भी मसला, सारे मैनेजर होंगे तो भी मसला। फिर काम कौन करेगा? ये भी कौन करेगा? लिहाजा हायर की क्या, जूनियर से लेके आखिर में आ रहा है एंगेजमेंट पार्टनर। अल्टीमेटली रिपोर्ट साइन करने की जिम्मेदारी किसकी है? पूरे टीम में से एक बंदे की, जो है ऑडिट पार्टनर। ऑडिट फर्म के अंदर सिवाय पार्टनर के डेजिग्नेशन के कोई बंदा भी रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। हाँ, काम सब लोग कर रहे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट पे जो सिग्नेचर है, जिसको हम आम जबान में बोलते हैं चिड़िया बैठाना, हम अपनी फॉर्म में बोलते हैं चिड़िया बैठा दो। तो चिड़िया बैठाने का मतलब है कि रिपोर्ट को साइन करना, वो काम किसका है? सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर का है। अगर हम आगे चलें हजरात, ये हमने पिछली क्लास को रिकैप कर लिया। हमारे पास एक और पैराग्राफ आ रहा है जी, मैं पढ़ रहा हूं, साकिब आप तैयारी पकड़ें जब तक। एन एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मस्ट टेक। अच्छा, आज से 5 साल पहले हमारे शहर के और मुल्क के हालात में और आज हमारे शहर और मुल्क के हालात में बड़ा फर्क है। अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं आपकी जगह होता और हम इस दौर में होते, 2022 में हम खड़े हुए हैं, तो मैं 4 पेपर देके निकालता। क्योंकि पहले 5 साल पहले जो कंपटीशन था और उससे 10 साल पहले था, वो बहुत फर्क था, और आज कंपटीशन में बहुत फर्क है। अगर आज आप 2 पेपर देंगे तो आप तो मैं ख्याल में पता नहीं कितने साल में क्वालिफाई करेंगे, और जितना आप डिले करेंगे उतना जल्दी कोई मार्केट में आके आपसे आगे निकल जाएगा। तो मैं अगर आपसे कहूंगा, मेरी जजमेंट ये कहती है कि आज के दौर में एक तो खाली इसी से काफी नहीं है, यू मस्ट डू समथिंग एल्स वंस टू क्वालिफाई सीसीए, प्लस यू मस्ट बी गिविंग। अगर मैं ना इंटर्नशिप कर रहा हूं, ना मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मेरे पास घर में खाने पीने का पैसे हैं, अम्मा पापा की सपोर्ट है, तो मैं 4 पर्चे देता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2 साल में सीधे क्वालिफाई किया, 4-4, 3-3 तक क्वालिफाई कर गया, क्योंकि हम पर प्रेशर तक हमने आगे बढ़ना है। तो उस वक्त जो डिसीजन लिया, आज लगता है उसी दौर पर खड़े हुए आप। कंपटीशन बढ़ गया है, उस वक्त कंपटीशन नहीं था, लेकिन मुझे जल्दी थी मार्केट में आने की, मुझे जल्दी थी कि मैंने क्वालिफाई करना है और मैंने कुछ जिंदगी में बनना है। फॉर दैट आई हैड टू रश। तो अगर आज हम मुझसे पूछें, सर ये बताएं कि हम क्या, एग्जाम्पल देता हूं सर, मैं एसी से करूं या आई से डब्ल्यू करूं? जब मैं आपको ये मशवरा दूंगा तो मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन लूंगा।
यार हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूंकि हमारी लोकल अकाउंटिंग बॉडी आईकैप मौजूद है, लिहाजा एसीसी इज मच बेटर, आईसीएडब्ल्यू से आपको कोई एडिट एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर आप मुझसे कहें सर अगर मैं सिमा क्वालिफाई कर लूं, सर आई हैव टू चूज समथिंग बिटवीन एसीसी और सिमा, सो आई वुड रिकमेंड एसीसी है, क्योंकि सिमा इज मोर टुवर्ड्स मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। हमारे पाकिस्तान में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं है, कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं है, तो एसीसी की जॉब जल्दी मिलेगी और सिमा की जॉब लेट मिलेगी आपको। अगर आप मुझसे आज पूछें सर आप बताएं सर आज मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करूंगा जो मैंने इतने सालों का तजर्बा लिया हुआ है, तो मैं आपसे कराऊंगा एक डिसीजन। लेकिन मैं क्या ले रहूंगा, आई वुड बी मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जब मैं तमाम फैक्टर्स को आज के दौर में एज ऑफ टुडे जब तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला करूंगा, उसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसका मतलब है जब एक ऑडिट फर्म का कोई बंदा, कोई जॉब इंचार्ज, कोई मैनेजर, कोई पार्टनर जब किसी चीज को वेरीफाई कर रहा होगा जहां एस्टिमेट इन्वॉल्व है, जहां जजमेंट इन्वॉल्व है, तो वो उस वक्त तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करेगा और फिर वो क्या लेगा, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा। मिसाल के तौर पे कंपनी का सीएफओ कह रहा है जी मैं तो 5 मिलियन से प्रोविजन रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जो ऑडिट फर्म का पार्टनर है वो कह रहा है आपकी जजमेंट गलत है, हमारे मुताबिक जो है आपको 8 मिलियन का प्रोविजन करना चाहिए। एक सवाल आता है सर अगर दोनों पार्टी डिसएग्री कर जाए, हाँ तो पॉसिबल है। सर क्या हम क्लाइंट से डिसएग्री कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं है, जमहूरी हुकूमत है भाई, हुस्न है ये, जमहूरियत को हुस्न किया, मैं कुछ कह रहा हूं आप कुछ कह रहे हैं और आप इनकी बात से एग्री नहीं कर रहे, मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि हम क्लाइंट की बात से एग्री ना करें। अब ये आगे डिसएग्रीमेंट, अगर तो क्लाइंट मान गया तो ठीक है, फिर आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर ये डिसएग्रीमेंट बरकरार रहा और हमें लग रहा है कि अमाउंट मटीरियल है, तो आगे जाके एज पर आइजर 320 जब हम कवर कर लेंगे मटीरियलिटी, फिर हम देखेंगे कि इसका ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आप सिर्फ ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हर क्लाइंट पे लिख के आगे अकाउंट सर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, नहीं, अगर मसला है, अगर मिसस्टेटमेंट है तो फिर वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा हूं सर, फिर क्या होगा, टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर एज पर आइजा 705। देखेंगे, पिक्चर अभी बाकी है, पार्टी शुरू हुई है। एन एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट ट्रेनिंग, जो आपने आर्टिकलशिप में हासिल की फर्म के अंदर, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कहां से आए, वो ट्रेनिंग इन द फर्म एंड परफॉर्मिंग ऑडिट फॉर वेरियस क्लाइंट्स एंड कीपिंग इन व्यू द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए जजमेंट हर तरह से आ रही है, जजमेंट हर तरह से आ रही है। अगर आप मुझसे कहें सर आपके पास जजमेंट कहां से आई है, बेटा हमने आटे डाल के ना भाव देखा हुआ है, और जब हमने कॉलेज खोला केएनएस 2007 में, तो मैं उससे पहले 5 साल ऑलरेडी कहीं टीचिंग कर रहा था, मुझे चीजों का पता था। फिर मैंने अपना सेटअप लगाया, पहले 2 कमरों से स्टार्ट किया, फिर 4 कमरों में आए, फिर 6 कमरों में, और अब अपना कैंपस हम चला रहे हैं। ओवर द इयर्स में रिफाइन होता चला गया, मैनेजमेंट स्किल्स आती चली गई। दिन में एवरेज में 100 लोगों से बात कर रहा था, एवरेज। सो इफ आई एम इंटरेक्टिंग विद 100 पीपल इन अ डे, तो आई कैन वेरी इजीली रीड योर फेस। कौन मुझे देख के क्या सोच रहा है मैं बता दूंगा आपको, खतरनाक आदमी हूं। कौन क्लास में मुझे देख रहा है लेकिन वो क्लास में नहीं, मैं बता दूंगा आपको। किसके चेहरे पे क्या है मैं बता दूंगा। ये कहां से आया है, ये किसी किताब से मैंने कोई सर्टिफिकेशन ली है चेहरे पढ़ने के? नहीं, ओवर द इयर्स पढ़ाते पढ़ाते इतने सारे बच्चे पढ़ा लिए कि बच्चों का चेहरा देख के अंदाजा हो जाता है कि ये कंफ्यूजन, अभी सवाल आने वाला है। और जहां मैं देखता हूं ये सवाल आएगा, 5 सेकंड बाद सर एक सवाल है आपसे, और अच्छा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सवाल पूछने की, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहां अटकेंगे। ओवर द इयर्स पढ़ा के आइडिया हो गया कि ये लाइन आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके पूछने से पहले मैं वो चीज खुद ही एड्रेस कर लूं। ये रातों रात नहीं होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तजर्बा हासिल करना पड़ेगा। यू स्टार्ट फ्रॉम 2021 एंड देन यू वर्क हार्ड, और 29-30 में वंस यू रीच दैट एज, तो 8-10 साल के बाद आप उस लेवल पे होंगे जहां आप मैनेजमेंट रोल में होंगे, जहां आपके बाद टीम में 15 लोग काम कर रहे होंगे। इट इज डिफिकल्ट टू लीड द टीम। दुनिया का सबसे बड़ा जो आजकल मसला है ना, वो है पीपल मैनेजमेंट। हर बंदे का अपना एटीट्यूड है, हर बंदे का अपना मिजाज है। एक टीम में पॉजिटिव है, एक टीम में नेगेटिव है, एक बंदा बहुत बोलता है, एक बंदा इंट्रोवर्ट है, एक बंदा एक्सट्रोवर्ट है। तो ये पूरी टीम को लेकर चलने के लिए रोजाना की बेस पर मैं अपनी जजमेंट एक्सरसाइज कर रहा होता हूं। महाराज ठीक है जी, बात से बात निकली। प्रोफेशनल जजमेंट मस्ट बी एक्सरसाइज थ्रू आउट द ऑडिट एंड मस्ट बी अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड। सिंपल बात हो रही है। अगर कभी आपने अपनी घर में अम्मी को या बहन को या भाभी को या किसी को अगर कुकिंग करते हुए देखा है, आई ऑब्जर्व लॉट ऑफ टाइम्स कि मेरी अम्मी खाना बना रही है, एकदम से आपने हल्का सा ऐसे चख लिया। या अगर आपने कभी पठान के ढाबे के ऊपर उसको चाय बनाते हुए देखा है, और वो चाय उबल रही है, उसने ऐसे हाथ में निकाला और ऐसे चखा, और फिर उसने और चीनी डाली, ये उसकी जजमेंट है।
तो ऑब्जर्व करें आपके अतराफ में लोग जजमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपकी अम्मी कह रही है हाँ मसाला ठीक लग रहा है, आप एज पर अम्मी वो मसाला ठीक है, नमक भी ठीक है, और जब खाने के टेबल पे आया तो अब्बू कह रहे बेटा क्या बेगम क्या मसाला भूल गई हो गया, ये खाने में नमक तेज कैसे हो गया, अब जजमेंट गलत हो गई। रमजान में होता है ऐसा, बहुत सारे घरों में इफ्तार फट्टा हो रहा होता है। अब अम्मी चीख रही का भाई मैं तो रोजे में थी, मुझे क्या पता मसाला कैसा था। अब्बा कह रहे हैं यार सारा मजा खराब हो गया। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो हमारे घर में किचन में हो रहा है वो भी क्या है, इट्स ऑल्सो एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब मैं मिसाल देता हूं, अगर वो अम्मी या जो भी घर में खाना बना रहा है, अगर वो कुकिंग में से जजमेंट निकाल दे तो क्या खाने के बदमजा होने का रिस्क बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऐसा है। इसका मतलब है इसी तरह हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, प्रोफेशनल। मैं एक बात करता हूं, पंच लाइन। अच्छा मैंने एक बात ना 10 मिनट समझाई, थ्योरी है ना, मुझे बोलना पड़ेगा, आपको हिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 15 मिनट की तकरीर के बाद अगर मैं एक जुमला कह दूं और वो आप पिक कर लो तो कैसा रहेगा? एवरी कॉन्सेप्ट एज अ पंच लाइन। तो मैं आप पंच लाइन बता रहा हूं। अगर मैं ऑडिट में से जजमेंट निकाल दूं, अगर आज हम ऑडिट में से जजमेंट निकाल लें, बात जब मैं आपको देखूं तो बात क्या करें, अगर मैं जजमेंट तो ऑडिट करना या हमारा जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब है ऑडिट में जजमेंट हैज टू बी एक्सरसाइज, और जितना बंदा सीनियर होगा उसकी जजमेंट उतनी। अब आप अक्सर अपने भाई बहन से कह रहे हैं बेटा तुझे क्या पता, मैं तुझसे बड़ी हूं ना, मैं तुझसे बड़ा हूं ना। वालिदैन क्या बोल रहे होते हैं, अक्सर पेरेंट्स सुना के मार देते हैं, बेटा जितने तुम्हारे बाल है ना उतना हमारा तजर्बा है। अच्छा भाई ये तो 500 है तो आपका 500 साल के हैं, ये हम बोलते नहीं, सुन लेते चुपचाप। बेटा तुम तो रहने दो, जितने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हमने। कभी अब्बा पॉइंट मार रहे हैं, कभी अम्मा पॉइंट मार रही है, बंदा दिल में कह रहा हम क्या करें अगर हम लेट पैदा हो और आप पहले पैदा होगा। भाई बात यह है कि अब्बा का जिंदगी का तजर्बा, अब्बा का और अम्मा का जिंदगी का तजर्बा, इतने लोगों से मिलना, लोगों को हैंडल करना, तो ऑब्वियसली बात है वो ओवर द इयर्स है, वो रातों रात नहीं है। और आपको भी आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा। जल्दबाजी अच्छी चीज नहीं होती है लाइफ में। अगर आप मुझसे कोई सवाल करें सर मैंने रातों रात अचीव करना है, नॉट पॉसिबल अनलेस यू टेक अ वेपन एंड यू गो आउट और यू स्टार्ट डूइंग सम ड्रग्स विच इज नॉट अलाउड। रातों रात नहीं होगा, ओवर द आहिस्ता आहिस्ता, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, एंड यू गेट सक्सेस। और उस सक्सेस की बात ही और है, यूं जाएंगे धड़म से गिरेंगे, आहिस्ता जाएंगे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एरियाज और मैटर्स वेयर प्रोफेशनल जजमेंट इज यूज्ड बाय द ऑडिटर। क्या लिखा हुआ है नीचे? कितनी बातें लिखी हुई मेरे दोस्तों? 5 है। ऊपर हेडिंग में क्या कह रहा है, क्या समझ क्या आ रहा है, मैं क्या लिखवाने जा रहा हूँ? शाबाश शाबाश बोलें जी, माशाल्लाह आवाम पूरी आज। एरियाज और मैटर्स वेयर प्रोफेशनल जजमेंट यूज मस्ट बी यूज बाय द या इज यूज बाय द, ये वो एरियाज हैं जहां जजमेंट आप एक्सरसाइज करेंगे, यूज होगी। लिखें शाबाश। जिनके पास हैंड आउट नहीं वो अलग से नोटिंग कर लें। शाबाश। 5 बातें अलग से नोट कर लें रजिस्टर में जी। जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं वो काइंडली आगे हैं ताकि हैंड आउट शेयर हो सके। ठीक है जी। पहला, अब ये जब मैं 5 बातें लिखवा रहा हूं शायद ये समझ ना आए, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अभी समझ नहीं है, क्योंकि जो 5 बातें लिखवा रहा हूं अभी हमने वो कवर नहीं किए। हो सकता है शायद अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। पहला पॉइंट लिखें, व्हेन कैलकुलेटिंग मटेरियलिटी, व्हेन कैलकुलेटिंग मटेरियलिटी, शाबाश लिखते जाएं बस। When calculating materiality at the start of the audit. When calculating materiality at the start of the audit. When calculating materiality at the start of the audit. Number 2. When audit risk is assessed. When audit risk is assessed. ये सब आगे पढ़ने वाले हैं हम. When audit risk is assessed. When audit risk is assessed. Third. What procedures to be performed? What procedures to be performed and what should be the sample size? What procedures to be performed? What procedures to be performed and what should be the sample size? 100 में से 10 चेक करें, 100 में 20 देखें, 100 में 50 देखें, ये क्या है? सैंपल साइज है ना हमारा। अब ये भी जजमेंट है। मैं सोच रहा हूं क्लास में आज एक ओरल टेस्ट हो जाए, अब तक जो कुछ पढ़ा है। अब अगर मिसाल के तौर पे क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं, अब मैं इनसे पूछूं, मैं इनसे पूछूं, मैं उनसे पूछूं, मैं 4 से पूछूं, मैं 6 से पूछूं, मैं 8 से पूछूं, ये मेरी क्या है? जजमेंट है मेरी। समझ आ रही बात? ठीक है जी। और ये जो मैं 6-7 पिक कर रहा हूं ये क्या है? सैंपल साइज। तो अगर मिसाल के तौर पर 100 एंट्रीज हैं
तो हम 100 तो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ये बात हो चुकी है कि हम ऑडिट करते हैं ऑन सैंपल बेसिस। सैंपल का मतलब है 100 में से 20, 100 में से 30, 100 में से 50, 100 में 60, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना सैंपल साइज भी। बेसिक्स, किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक, जितना रिस्क ज्यादा होगा सैंपल साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना भाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट रिपीट करो, व्हाट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म एंड व्हाट शुड बी द सैंपल साइज। कितने पॉइंट हो गए, चौथा लिखो। When evaluating whether sufficient evidence has been obtained or not. When evaluating whether sufficient evidence has been obtained or not. When evaluating whether sufficient evidence has been obtained or not. When evaluating whether sufficient evidence has been obtained or not. When evaluating whether sufficient evidence has been obtained or not. कितने पॉइंट होगा, 5वां लिखो, शाबाश। When drawing conclusions about the reasonableness, when drawing conclusions about the reasonableness of estimates made by management. When drawing conclusions about the reasonableness of estimates made by management. ठीक हो गया। जरा साकिब भाई 500 बातें एक बार जरा रिपीट कर दें जी, क्रॉस चेक करें जी। अगर मैं कोई पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं और दरमियान से रह जाए तो आगे चलते जाना, मैं आखिर में रिपीट करवाऊंगा। जब तक आपके पास नोटिंग नहीं होगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, परेशान नहीं होना। मेरी क्लास में ना रूल ऑफ थंब याद रखो, जब तक हर बच्चा नोट नहीं कर लेगा ना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऑलवेज स्टे रिलैक्स। फिर भी कवर नहीं हो रहा, डोंट पैनिक, लेक्चर सुनते रहे, क्लास के बाद मैं लिखवा दूंगा आपको, टेंशन नहीं। समझ आई बात? आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छा पता ना क्या लिखा, अच्छा अब मैं समझा रहा हूं, आप दाएं बाएं देख रहे हैं। थ्योरी का पेपर है, कम टाइम में बहुत कुछ कवर करना है, तो बिल्कुल फोकस करेंगे और हाई अलर्ट पे रहेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, बेस्ट टाइम होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, और अभी बहुत टाइम है, तो अभी से प्लान करें कि किस तरह क्लास में कंपोज रहना है। कोई बात मिस हो गई, टेंशन की बात नहीं, आखिर में कवर हो जाएगा। साकिब भाई दोबारा पढ़ने, शाबाश जी। When calculating materiality at the start of the audit. ठीक है, थोड़ा और लाउड हो जाओ जी। When audit risk is assessed. ठीक है। What procedures to be performed and what should be the sample size. ठीक है। When evaluating whether sufficient evidence has been obtained or not. When drawing conclusions about reasonableness of estimates made by management. ठीक हो गया। अच्छा अगर आप नीचे देखेंगे डब्बे का बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन, नजर आ रहा है क्वेश्चन? जवाब दे दें भाई। जी, आपके जवाब में दम नहीं है, फिर बगैर नाश्ते के आ गए आप लोग हैं। लिखा हुआ QS, ठीक है लिखें। अब मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में इस पर सवाल कैसे आ सकते हैं, लिखो शाबाश। आप जितना मुस्कुराएंगे, जितना एक्टिव होंगे ना, फिर देखें मेरा इनपुट कैसे आएगा। आप यूं बैठेंगे ना तो मेरा इनपुट कुछ, आप यूं देखेंगे ना तो मैं कुछ और ही एकदम आगे चला जाऊंगा जिंदगी में। तो थोड़ा सा मुस्कुराना जरूरी है, ठीक है, अच्छी बात है, मुस्कुराए करें। पूरी कॉम डिप्रेशन में चली गई ना जी। लिखे क्वेश्चन कैसे आएगा इसका। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो बच्चे LMS पे आप ही नोट करेंगे, शाबाश। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट in the context of external audit. Briefly explain the concept of professional judgment in the context of external audit. In the context of external audit. ठीक है, इसी सवाल को पूछने का एक और तरीका, ठीक है, लिखें शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला रिपीट करूं, पहला रिपीट कर रहा हूं जी। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इसको लिखते हैं P.J, शॉर्ट हैंड में लिख लें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ E.A। समझे, आप चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ PJ। क्या PJ? चाय पीजिए। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ PJ जी। मरियम को मसला है, अच्छा। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ PJ and explain its importance and explain its importance and list the areas and explain its importance and list the areas where PJ
प्रोफेशनल जजमेंट पीजे इज एक्सरसाइज्ड बाय E.A, एक्सटर्नल ऑडिटर। रिपीट कर रहा हूं जी। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पीजे एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिस्ट द एरियाज वेयर पीजे प्रोफेशनल जजमेंट इज एक्सरसाइज्ड बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं। ये हमने क्या कवर किया? प्रोफेशनल जजमेंट। हमारे मेमनों के अंदर ना बिरयानी बगैर आलू के मुकम्मल नहीं होती है। प्रॉब्लम है। बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, साकिब भाई दावत में लोग टूटे पड़े हैं, लेकिन जहां मेमनों की गैदरिंग होगी ना वहां यार आलू नहीं है यार। अच्छा हमें आलू बड़े चाहिए, प्रॉब्लम है हमारे साथ। छोटे आलू पर हमारी हट जाती है, हमें आलू चाहिए बड़े बड़े। और बोटी ना उसमें हल्की सी हड्डी भी होनी चाहिए। तो अगर सर ये क्या बातें कर रहे हैं अजीब, सुबह सुबह भूख लगवा रहे हैं बिरयानी वाली बातें करके। अच्छा बिरयानी ऐसा आइटम है, आप जिस भी कम्युनिटी के ना आप उसके दीवाने होते हैं, ठीक है। और कराची में अगर आप रहते हैं तो वी आर बिरयानी लवर्स, ठीक है जी। शहरी में खिला दें, असर की नमाज में खिला दें, आप फजर में खिला दें, हम कभी भी बिरयानी खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे में टैलेंट है ये। बोटी और आलू, इसका बगैर ना हमारा कोरबा मुकम्मल है और ना इसके बगैर हमारी कराची की बिरयानी। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कि बिरयानी में आलू भी बोटी भी, सादे चावल का तो मजा ही नहीं है। आलू बोटी, आहा। इसका मतलब है हमें अपने ऑडिट में आलू भी चाहिए और बोटी भी चाहिए। आलू हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा मतलब लिखा हुआ क्या है? प्रोफेशनल जी, पूरी क्लास प्रोफेशनल। मैं अज्यूम कर रहा हूं 200 बच्चे बैठे हैं, मैं इस तरह पढ़ा रहा हूं, तो आपने मेरा साथ देना। क्या लिखा हुआ है? असलम की जब शादी हुई तो शुरू में वो घर पहुंच जाए 7 बजे और आते ही घर में आवाज लगा जानू चाय, और जानू चाय लेके आ रही। शादी को 2 साल हो गए। असलम बदल सा गया है। पिछले 1 हफ्ते में तो बहुत ही बदल गया है। कभी 8 बजे आ रहा है, कभी 9 बजे आ रहा है। जब पहले आता था तो बाल बिखरे हुए हैं और थका हुआ पूरा दिन ऑफिस में, और आते ही काउच पे पड़ जाए और आवाज लगा जानू एक कप चाय हो जाए। पिछले 1 हफ्ते से टिप टॉप आ रहा है, बाल भी बने हुए हैं, परफ्यूम की खुशबू भी आ रही है। मैं कह रहा हूं सरताज चाय नहीं, जान पी के आए। ओह माय गॉड, ये कौन है जो चाय पिला रहा है इसको? ठीक है। अब वो गौर से उसका शर्ट देख रही है, कोई धब्बा वब्बा तो लगा हुआ नहीं है, ठीक है। उसको डाउट सा लग रहा है कि यार ये कुछ बदला बदला सा है। और अल्लाह पाक ने खवातीन में एक्स्ट्रा हिस्स रखी हुई है। अब हमारी अम्मियां पकड़ लेती हैं हमको। आप 7th 8th में सिगरेट भी खाए घर पे, अम्मा पकड़ लेंगे आपको। हालांकि आपने प्रॉपर मसवाक कर लिया, कुल्ली कर लिया आपने, लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स पकड़ लेंगे आपको कि आप लेट आए, कहां से आ रहे हैं, तुम तो इस तरफ से आज इस तरफ से कहां से आ रहे हो। तो अल्लाह पाक ने ना वालिदैन में एक रखा हुआ है प्रोफेशनल, और खवातीन में तो हावन दस्ते से कूट के भरा हुआ है। बेगम को डाउट हो रहा है कि यार ये कुछ मसला है। अच्छा, जितनी ज्वेलरी बेगम के पास थी सारी मेरी दी हुई है। अचानक एक दिन उसने एक जरा झुमके पहने हुए थे, शौर शुरू हो गए, कहां से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, कब से पहन रही है झुमके। अब ये शौर का क्या है? प्रोफेशनल। ये अगर हम गौर से देखें ना तो हमारे अतराफ में वी हैव हर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तुम तो कह रहे मैं 10 बजे जाऊंगा, तो 11 बजे कहां से आ रहे हो? तुम तो कह रहे मैं वहां जा रहा हूं, तुम यहां से कहां से आ रहे हो? ये अक्सर हमने सुना है। अगर आप अपने भाई बहनों को पकड़ रहे हैं या अगर घर वाले आपको पकड़ रहे हैं तो वी फील कि यार कुछ लोगों में ना एक्स्ट्रा ये हिस्स मौजूद है। उसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब मैं जरा ऑडिट पे लेके आता हूं उसको। आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है। जब सेल्स बढ़ेगी तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होना चाहिए, जीपी मार्जिन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। माशाल्लाह सारे अकाउंटिंग बढ़ के आ रहे हैं। अगर कंपनी की सेल पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है तो भाई जीपी मार्जिन क्या होना चाहिए? वो कहो बढ़ना चाहिए। और अगर जीपी मार्जिन बढ़ रहा है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ऐसा है। अगर कंपनी का एरिया स्क्वायर फीट बढ़ जाए, पहले आप 500 स्क्वायर फीट पे थे, अब आप 1000 पे आ गए, तो रेंट एक्सपेंस क्या होना चाहिए? अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े तो पेरोल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? अगर कंपनी के नंबर ऑफ कार्स बढ़ गई है तो डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? अगर कंपनी का लोन बढ़ा तो फाइनेंस कॉस्ट क्या होनी चाहिए? ठीक है। अगर आपके ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं तो आपके एडमिन एक्सपेंस क्या होना चाहिए? बढ़ने चाहिए। मैं सही बातें कर रहा हूं? इट इज द अदर वे राउंड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आखिरी के 3 महीने आपके, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
आप सीजनल सेल नहीं करते, आपकी सेल सीजनल नहीं है, 12 महीने में स्प्रेड है। एक जमाने में एयर कंडीशन कराची में मई जून जुलाई में ज्यादा बिकता था, अब 12 महीने में ऑलमोस्ट बिक रहा होता है, क्योंकि कराची का जो टेम्परेचर है ना, उसमें बहुत मर्तबा जब तक टेम्परेचर 15-14 ना हो हम एसी चलाते हैं। एक जमाने में कराची में आइसक्रीम की सेल बढ़ती थी मई जून जुलाई में, आज हम सर्दी में आइसक्रीम खा रहे हैं। कराची है ना, हम लोग जियाले हैं भाई के, हम लोग यार, हमें तो दिसंबर में गोला गंडा चाहिए दोराजी जाके खाने के लिए, ऐसा ही ना भाई। जो लोग लाहौर इस्लामाबाद के भाई, हम क्या करें, हमें गोला गंडा चाहिए भाई। एक जमाने में कुछ चीजों की सीजनल सेल थी, आज भी होगी, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो 12 महीने में स्प्रेड हो रही। चाय, मौत पे चाय चाहिए, बच्चे की पैदाइश पे चाहिए, शादी में चाहिए, तलाक पे चाहिए, हैं घर में ऐसी बिला बैठे तो चाय चाहिए, बोर हो रहे हैं तो चाय, डिप्रेशन में तो चाय, दोस्त आ रहा है तो चाय, यार अजीब सा फील कर रहा हूं तो चाय। इसका मतलब है चाय का तो हमें बहाना चाहिए, बस चाय काम करे, थैली में डालो और स्ट्रॉ से पीते रहो, अल्लाह माफ करे, बड़ी वाली स्ट्रॉ ऐसे करके। इसका मतलब है चाय की जो सेल है, क्या वो कराची में सीजनल है या 12 महीने है? अज्यूम कर रहे हैं आप कि कोई सीजनल सेल है, और वो सेल होती ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। जब हमने कंपनी के 12 महीने का सेल्स का ग्राफ देखा, जब हमने कंपनी की 12 महीने की सेल्स को एनालाइज किया, तो हमने देखा कि यहां सेल कम हो रही है और यहां सेल ज्यादा हो रही है। दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ तो काला है। यार समझ नहीं आ रहा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो बढ़ गए तो पेरोल कॉस्ट कम कैसे हो रही है, समझ नहीं आ रहा। कंपनी के सीएफओ से मुलाकात हुई हमारी ऑडिट में। अच्छा एक बात सुन लें, जब हम ऑडिट पे जाते हैं ना, तो शुरू के 3-4 दिनों में जो ऑडिट की जो सीनियर टीम होती है, उसकी कंपनी की हायर मैनेजमेंट से मुलाकात होती है, पार्टनर की मुलाकात सीएफओ से हो रही है, फाइनेंशियल कंट्रोलर बैठा हुआ है, हमारे साथ ऑडिट मैनेजर भी है। शुरू के 3-4 दिनों में अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमारी जो ऑडिट टीम के सीनियर लोग होते हैं, वो क्लाइंट के सीनियर लोगों से मुलाकात करते हैं। इट्स अ इनफॉर्मल गैदरिंग, चाय साथ पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, मे बी अ स्मोक सिगार समथिंग। सीएफओ बैठा हुआ है, 20 लाख का आदमी, केटू नहीं पिएगा, गोल्ड लीफ का पुक्का मार रहा है, नहीं, सिगार, वो भी महंगा, गरीबों 5,000 का, 10,000 का, ठीक है जी। ये भी बड़ी पार्टी है, जो ऑडिट फर्म का पार्टनर है वो भी मर्सिडीज बेंज से उतरा है, ठीक है जी। तो ऑब्वियस ही बात है, गोल्ड लीफ का डब्बा नहीं होगा उसके बाद, वो भी ब्रांडेड होगा, ठीक है, इंपोर्टेड सिगरेट होगी उसके पास, ठीक है। इनसे जब मेरी बात हुई तो डिस्कशन हुआ ओवर कप ऑफ नेस्कैफे। ये कह रहे हाँ इस बार हालात बड़े खराब थे यार, वो मार्जिन्स मीट नहीं कर पाए, वो टारगेट मीट नहीं कर पाए, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके आधे पौने घंटे के डिस्कशन से क्या पता चला कि कंपनी का हालात हैव गॉन डाउन और सेल्स जो है ना इस बार वो प्रॉपर नहीं हुई यार। पौने घंटे बाद मेरी मुलाकात थी डायरेक्टर सेल्स है, ये उछल कूद मचा दी इसने, यार ये साल तो कंपनी का क्या सॉलिड रहा यार, क्या सेल हुई है, ओ भाई इस बार तो कंपनी ने छक्के मारे हैं भाई। यार ये तो मैं पागल हूं या तू पागल है, या तू आउट चल रहा है, या दोनों मिले हुए, या अल्लाह ही हो क्या रहा है। दाल में कुछ, इसका मतलब है कंपनी के 2 टॉप के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। यार नहीं मेरा वहम होगा साजिद, तेरा वहम होगा, चल निकल, चल निकल। नहीं तेरा वहम नहीं है, कंपनी के 2 टॉप के लोग अलग बात कर रहे हैं। इसका मतलब है ऐसा लग रहा है दादा दाल में कुछ, ये जो मेरे अंदर थॉट आ रही है कि दाल में कुछ काला है, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या बात समझ आ रही है? आपकी सीजनल सेल थी वो नहीं हुई, आपके मार्जिन बढ़ने चाहिए, कम हो गए। अच्छा मजे की बात, सपोज करें एविएशन इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। कोविड में कई लोगों ने सफर किया, अच्छा पीआई को फर्क नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी लॉस में थे, आज भी लॉस में। देखें अल्लाह पाक की कुदरत, देखें ना आप, बड़ी बड़ी कंपनी, हमें पता ही नहीं चला, कोविड आया गुजर गया, हम पहले ही सड़क पे थे, अड़क भी सड़क पे, पहले भी जहाज कम थे, 4 का पंचर लगे हुए थे, 4 में स्टेफनी का मसले थे, पायलट नहीं थे, इंजन नहीं थे, पार्ट्स नहीं थे, आज भी मसले वही है। इसका मतलब हमें तो फर्क ही नहीं पड़ा। अज्यूम कर लें कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री लॉस में आ रही है, पीआईए प्रॉफिट में आ रहा है। भाई जहाज में क्या बेच रहे हो, शीटें निकाल दी है, मतलब क्या चने बेच रहे हो, जहाज में क्या हो क्या रही है। इसका मतलब है अगर पूरी इंडस्ट्री लॉस कर रही है एंड वन फाइन मॉर्निंग ओनली वन सेक्टर इज डूइंग प्रॉफिट्स, या वन सेक्टर, या यूं उसको रिफ्रेश करें कि अगर एविएशन में अक्रॉस द ग्लोब लॉसेज हैं और आपके मुल्क की जो एविएशन जो आपका नेशनल फ्लैग कैरियर है अगर वो प्रॉफिट्स कर रहा है, इसका मतलब है दाल में कुछ, अच्छा जरूरी नहीं है कि दाल में कुछ काला ही हो,
हो सकता है जेन्युइनली आपने कॉस्ट कटिंग की हो सकता है जेन्युइनली आपने प्रॉफिट्स के लिए एफर्ट की हो सकता है ना। लेकिन बहरहाल मेरा ये ट्रिगर करना का यार देयर इज समथिंग रॉन्ग इज कॉल्ड व्हाट, आलू बोटी। इसका मतलब है ये दोनों होंगे तो ऑडिट जरा मुनासिब हो जाएगा। तो मैं क्लास में इसको क्यों समझाता हूं, जैसे ही आप क्लाइंट पर पहुंचे आपने बटन दबाना है, टिंग, ऐसे 2 एंटीना बाहर निकलेंगे आपके, जजमेंट, स्केप्टिसिज्म। अब ये दोनों एंटीने आपके काम करने चाहिए, दोनों एंटीने ही आपके ठूस है। अगर ये दोनों एंटीने चल रहे होंगे तो फिर आपको सिग्नल आ रहे होंगे, फिर दौरान ऑडिट ये चांस है कि वहां पर होने वाले भंड जो क्लाइंट ने 12 महीने 365 दिन जो भंड किए हैं, जो गलतियां की हैं, जो ट्रीटमेंट के मसले हैं, जो प्रोविजन के मसले हैं, फिर वो चांस है कि ये 2 एंटीने उसको पकड़ लेंगे। इसका मतलब है अगर मैं सिंपल रिफ्रेश करूं, अगर मैं आज ऑडिट में से जजमेंट और स्केप्टिज्म को निकाल दूं तो क्या आप कन्विंस है कि ऑडिट सही हो जाएगा? क्या आपको लगता है रिस्क बढ़ जाएगा? क्या आपको लगता है कि हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू में खतरा आ जाएगा? क्या आपको लगता है कि ऑडिट करना मुश्किल हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि फर्म का अपना रिस्क बढ़ जाएगा? यस, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल। आखिरी एग्जांपल सुन लो, हम जिस क्लाइंट पर ऑडिट कर रहे हैं वो अपनी प्रोडक्ट पर कोई वारंटी ऑफर नहीं करता है, बस आपने प्रोडक्ट बेच दी। बहुत सारी कंपनीज है, ये कुर्सी मैंने परचेज की, कह रही कोई वारंटी नहीं है, कंप्रेसर की वारंटी है, लेंस की वारंटी है, गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स की वारंटी है, घड़ी के सर्किट की वारंटी, मोबाइल की बैटरी की वारंटी है। कुछ प्रोडक्ट्स में वारंटी नहीं है। अगर प्रोडक्ट्स में वारंटी नहीं है और अगर तुम P&L में देख रहे हो एक्सपेंस प्रोविजन फॉर वारंटी, तो बत्ती जलनी चाहिए। आप कह रहे हैं हाँ अच्छा ठीक है, हाँ होगा। ओ भाई तू है क्या, नशे में है क्या? जब क्लाइंट वारंटी ऑफर ही नहीं करता है तो बुक्स में प्रोविजन क्या कर रहा है? डायरेक्टर सेल्स कह रहे हैं इस साल तो हमने मार्केटिंग पे खर्चा किया। ओह, मैंने कहा दोबारा कह रहे एक ही बार होता है, ये एकदम से होता है, जोर से होता है। कह रहे इस बार तो हमने मार्केटिंग में साजिद साहब तो खर्चा किया हुआ। अब जब मैं P&L देख रहा हूं तो पिछले साल के मुकाबले में मार्केटिंग एक्सपेंस, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? जो तूने बातें फेंकी मेरे सामने, जो तूने बातें की हैं, उसके मुताबिक क्या होना चाहिए? मार्केटिंग के खर्चे क्या होने चाहिए? 20% से कम हो गए। या तो तू ठीक नहीं है मेंटली, या मेरी आंखों में मोती आ गया, या जो मैं P&L देख रहा हूं वो ठीक नहीं है। दादा कुछ तो, अब ये जो दादा को फीलिंग आ रही है ना कि कुछ तो, ये दादा की क्या है? एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल एंड पाते हैं। शाबाश, ठीक है जी। ये इतनी सारी एग्जांपल्स क्यों दिए हैं? जो अच्छी लग रही है पकड़ लो, बात समझ जाओ भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। हमारे पास हैंडआउट का जो पेज नंबर 9 है, जो बगैर कागज के मिल जाएगा कागज आपको। हेडिंग आ रही प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, जिसमें लिखा हुआ है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। लिखा हुआ है, जवाब नहीं आ रहा भाई, खाली है वो। आए खाली जगह पूर्ण करें। आपके पास स्केप्टिज्म में खाली जगह आ रही है, जवाब दे दें। बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया, लिखें शाबाश। इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल माइंडसेट, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल माइंडसेट बाय द ऑडिटर, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल माइंडसेट बाय द ऑडिटर विच इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। It's an attitude of critical mindset by the auditor which includes questioning mind and questioning contradictory evidence and questioning contradictory evidence and questioning contradictory evidence। आप कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहा है, ये आपस में क्या हो गया? एविडेंस हो गया ना। आपने घर जाती जोर से आवाज लगाई, हाँ भाई खाने में क्या बना है? तो बहन ने कहा आज अम्मी ने प्रॉन मसाला बनाया है। आपने कहा गुड़िया, अम्मी थैंक यू। अम्मी ने कहा बेटा मैं तो टिंडे बनाया आज। अब ये घर में दो तरफ से क्या आ रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस, ठीक है जी। फिर अब्बू की आवाज आई, दोनों झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बनाया हुआ है। ये एक अजीब सा एविडेंस है हमारा, ठीक है। अब्बू ने कहा इग्नोर कर दें उसको। इट्स एन एटीट्यूड ऑफ क्रिटिकल माइंडसेट बाय द ऑडिटर विच इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्वेश्चनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस and the reliability of documents
ये पूरा जुमला लिख लेंगे तो एक मतलब बन जाएगा, पूरा फ्लो बन जाएगा इसका। अभी लिखते जाएं। एंड द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज and responses to the inquiries and responses to the inquiries and other information from management and those charged with governance and other information from management and those charged with governance and other information from management and those charged with governance and other information from management and those charged with governance. ठीक हो गया? नीचे एक लाइन छोड़ के लिखा प्लीज नोट, प्लीज नोट, वो वाला नोट नहीं, प्लीज नोट NOT वाला, ठीक है? पूरी कॉम सोचती है नोट, प्लीज नोट, प्लीज नोट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मस्ट बी एक्सरसाइज्ड थ्रू आउट द ऑडिट। समझ गया? Please note, professional skepticism must be exercised throughout the audit. क्या लिखेंगे आगे? क्या लिखेंगे आगे ब्रैकेट में? Start of the audit, during the audit और at the end of the audit। लिख लें शाबाश। तो हम पूरा पैराग्राफ दोबारा पढ़वाते हैं आपके लिए। हजरत ये मैंने आपको लिखवाया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की मीनिंग और इंपॉर्टेंस। Start of the audit, during the audit और at the end of the audit। सागे जरा दोबारा पढ़ लेंगे बस शाबाश जी। हजरत क्रॉस चेक करेंगे जी। It's an attitude of critical mindset by the auditor which includes questioning mind and questioning contradicting evidence and the reliability of documents and responses to those during inquiries and other information from management and those charged with governance. Please note, professional skepticism should be exercised throughout the audit, start, during and at the end of the audit. ठीक है। अच्छा आप एक काम करें, अगर आपको इसी पेज में कहीं जगह है तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं। अगर आप लिख लें, जहां लिखे ना क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ देखें, इसी पेज में देखें नीचे आ रहा है क्वेश्चन 1 2 आ रहा है, वहां पर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल्स नोट कर लो ताकि घर में आप रिवाइज कर सको। लिखो शाबाश। अभी मैं आपको एग्जांपल बहुत ही लिखवा रहा हूं, छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी, ताकि आप घर में पढ़ें और आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। लिखो पहले एग्जांपल, सेल्स हैज इंक्रीज बाय 40% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। सेल्स हैज इंक्रीज एज कंपेयर टू 40% फ्रॉम लास्ट ईयर। सेल्स हैज इंक्रीज बाय 40% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर despite of the fact that no new product was launched. Sales has increased by 40% as compared to last year, despite of the fact that no new product was launched. Nor sales price was increased. तो फिर sales कैसे बढ़ गई? समझ आ रही बात? Despite of the fact that no new product was launched and sales price was not increased, and sales price was not increased। ठीक है जी, बात समझ आई है? सेकंड एग्जांपल लिखें, payroll cost has decreased, payroll cost has decreased despite of the fact, payroll cost has decreased despite of the fact, payroll cost has decreased, payroll cost has decreased despite of the fact that new hiring was made during the year. Payroll cost has decreased despite of the fact that new hiring was made during the year. समझ आ रहा है कुछ? थर्ड लिखें, the company's operations have increased as compared to last year. The company's operations have increased, यानी कि कंपनी की सेल बढ़ गई, ओवरऑल कंपनी
ने जो ना मेजर डिसीजंस लिए हैं, तो जिससे आपकी सेल बढ़ी है, ठीक है, बिजनेस आपका ग्रो हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। क्या लिखा पॉइंट? The company's operations has The company's operations have increased as compared to last year. The company's operations have increased as compared to last year. However, admin expenses have decreased by 20%. 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 समझ आया कुछ? अच्छा, अगर मैं हैंडआउट में आगे चलूंगा तो हमारे पास कुछ कंटेंट आ रहा है और मैं इसको जरा क्विकली निकालता हूं। जरा साकिब रीडिंग करेंगे आगे जरा बुलंद आवाज में। जी हजरात, ये मैंने आपको लिखा है एग्जांपल, अगर आप एक बार एग्जांपल्स भी साकिब दोबारा पढ़ लें प्लीज। जी एग्जांपल सुन लें जी, क्रॉस चेक कर लें शाबाश जी। Sales has increased by 40% as compared to the last year, despite of the fact no new product was launched. जब कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई है, तुम्हारी सेल्स प्राइस नहीं बढ़ी है, तो फिर सेल्स बढ़ने की कोई वजह समझ। अब ये क्लाइंट से पूछना पड़ेगा, क्लाइंट से इंक्वायर करना पड़ेगा, हो सकता है कोई वजह हमें नहीं पता। अभी अपेरेंटली क्या लग रहा है कि यार उसको समझ नहीं आ रहा। ये जो आपकी फीलिंग है ना, ये जो आपको लग रहा है यार समथिंग रॉन्ग, इस कैफियत को, इस एटीट्यूड को हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल skepticism. जी पढ़ना शाबाश। Payroll cost has decreased despite of the fact that no new hiring. I'm sorry. Payroll cost has decreased despite of the fact that new hiring was made during the year. The company's operations has increased as compared to last year. However, admin cost has decreased by 20%. जब कंपनी के ऑपरेशंस बढ़ते हैं तो एडमिन एक्सपेंस क्या हो रहे हैं? नॉर्मली बढ़ने चाहिए। ये समझ नहीं आ रहा, ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं और एडमिन कॉस्ट क्या हो रही है आपकी? कम हो रही। ठीक है, जरा आगे चलेंगे, हैंडआउट की जरा मजीद रीडिंग करते हुए समझाता हूं मैं जी। हजरत हम कवर कर रहे हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जी आगे चलो। Professional skepticism includes being alert. बीइंग अलर्ट। जरा अगर मैं यहां पर एक छोटी सी बात कर दूं, वो पुराने जमानों में बिल्डिंग के जो चौकीदार होते थे, वो रात भर बिल्डिंग पे लाठी जमीन पर मारते रहते थे और कहते रहते जागते रहो। 1 घंटे बाद जागते रहो, चोर आए नहीं है, चोर नहीं आया, लेकिन वो क्या कह रहा है? जागते रहो। तो स्टैंडर्ड कह रहा है ए ऑडिटर, रिपीट करो, ए ऑडिटर जागते रहो। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती हो, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी, रिस्क ऑफ एरर भी। ए ऑडिटर जागते रहो। ये कुछ समझ आया? अब आगे चले जाओ बस। Audit evidence that contradicts another audit evidence obtained during the audit. एक सोर्स कुछ कह रही है, दूसरी सोर्स कुछ कह रही है, आपस में एविडेंस क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब तुम सो रहे हो, तुम जाग ही नहीं रहे, यहां आ रहा है 100, यहां आ रहा है 200। तुम कह रहे हो कि हमने माल बेचा 500 रुपए का, जब हमने कस्टमर को कंफर्मेशन भेजी है वो कह रहा है मैंने तो 800 रुपए देने। अच्छा हाँ हो सकता है, और भाई हो सकता है, चेक करो ना, ये सोर्स इस सोर्स से कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रही है? कंपनी के मैनेजमेंट के 2 लोग 2 मुख्तलिफ बातें कैसे कर रहे हैं? आपस में क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट। और आपके एंटीने नीचे गिरे हुए, आप टून है, इसका मतलब है आपके सामने से फ्रॉड जा रहा है और आप फिर आप फंस जाएंगे। फिर आपने रिपोर्ट साइन कर दी। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, आपने चीजें ओवरलुक की हैं, आपने भंड मारा है, आपसे इग्नोरेंस हुई है। अब अगर फ्यूचर में, अगर मिसाल दे रहा हूं मैं, आपने रिपोर्ट साइन कर दी और कल को कोई किसी स्टेक होल्डर ने, किसी बैंक ने या कहीं मंजर आम पे आ गए जी अकाउंट्स में 2 नंबरी है, तो अगर अकाउंट्स की 2 नंबरी पर इफ मैनेजमेंट इज कॉट, देन एक्सटर्नल ऑडिटर विल आल्सो बी कॉल्ड अपॉन अ क्वेश्चन। फिर आपसे भी सवाल जवाब होंगे, फिर आपका भी एविडेंस देखा जाएगा और फिर अगर वहां साबित हो गया जी आपने ओवरलुक कर दिया, तो आप पर भी लायबिलिटी आ सकती है। हमारे लोकल लॉज में एक्सटर्नल ऑडिटर पर सिविल लायबिलिटी भी है और क्रिमिनल लायबिलिटी भी है। प्रोफेशन बड़ा ल्यूक्रेटिव है, बड़ा फैंसी लगता है, बड़ा इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, बट इसका दूसरा साइड भी थोड़ा खतरनाक है। जी आगे चलें शाबाश। Information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence. ये पॉइंट दोबारा पढ़ें जरा। Information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence. मुझे कागज देख के लग रहा है जाली है ये, मुझे कागज देख के लग रहा है ये कागज जाली है। आप कभी अगर आपका बैंक में नोट जमा कराने का
या करेंसी, अगर आपने कोई जो है ना वो चेक आपने कैश करा है और अगर आपको कभी इत्तेफाक हो और अगर कभी आपने बैंक में जो उस तरह बंदे बैठ के नोट की गड्डी गिनते हैं, अगर आपने गौर से देखा हो कि उनके नोट गिनने की स्पीड क्या होती है, नोट भी गिन रहा है, बैंक को देख भी रहा है, आपसे खरीद भी पूछ रहा है, अरे भाई क्या कर रहा है, ओ भाई रोज का काम ही उसका ये, जिंदगी में पैदा ही नोट गिनने के लिए हुआ है। अचानक से एक नोट बाहर आ गया, जाली है, आप और मैं नहीं पकड़ सकते। वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। ये उसका स्केप्टिसिज्म था कि सारी नोट जाली है, चेक कर लें। जब उसने मशीन में उसको लटाया तो नोट वाकई में जाली था। बात समझ आ रही है? तो अगर मिसाल के तौर पे आप ऑडिट कर रहे हो और आपने 6-8 कागज देख लिए तो हो सकता है कि 90 कागज पे आके तुम रुक जाओ, यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले वाले कागज में जो क्लाइंट का लेटर हेड था वो तो उसमें लोगो यहाँ आ रहा था, ये अचानक से लोगो यहाँ कैसे आ गया? ये साइन तो सीएफओ को यहाँ आता था रेड पेन से, ये अचानक से दरमियान में काला पेन क्यों हो गया? हो सकता है जेन्युइन हो, लेकिन अपेरेंटली मुझे क्या लग रहा है इस वक्त? डाउट। ये क्या है? एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल। कुछ समझ आ रहा है भाई? जी आगे चलें। Conditions that may indicate possible fraud, intentional mistakes and errors. ठीक है, कंडीशन दैट मे इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, इसकी बात मैं कर चुका हूं। अचानक से सेल बढ़ गई, अचानक से सेल कम हो गई, रातों रात एकदम कंपनी प्रॉफिट पे चली गई और रातों रात एकदम से पिछले साल के मुकाबले में प्रॉफिट कम हो गया, ये सब क्या है? कंडीशन दैट मे इंडिकेट क्या? जवाब दें भाई। हाँ, आप बोलेंगे नहीं तो मसला खराब हो जाएगा थोड़ा सा। जी आगे चलें। Auditor wants to reduce the risks of overlooking unusual circumstances using inappropriate assumptions. The auditor cannot be expected. आप कहीं और चले गए, आपने बीच के लाइन मिस कर दी, दोबारा पढ़ें। Maintaining professional skepticism throughout the audit इज नेसेसरी। डैश में क्या लिखेंगे आप, जो हमेशा लिखते आ रहे हैं, स्टार्ट, ड्यूरिंग और एट दी। हाँ, आप दोबारा पढ़ें। Maintaining professional skepticism throughout the audit is necessary if the auditor wants to reduce the risk. हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जो दो चीजें नीचे दी हुई हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो नीचे 2 बुलेट्स दिए हुए हैं इसका रिस्क कम हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि नीचे जो 2 बुलेट्स दिए हुए उसका रिस्क कम हो जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। कौन सी 2 चीजें? Overlooking unusual circumstances. व्हाट आर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस? अभी बात हुई है काफी सारी। सेल का पिछले साल का मुकाबले में 40% का बढ़ जाना है, इज व्हाट? यूजुअल अनयूजुअल। रेंट एक्सपेंस का एकदम से बढ़ जाना है, यूजुअल अनयूजुअल। आगे चलें। Using inappropriate assumptions. यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन। पिछले साल था प्रोविजन फॉर वारंटी 1 लाख रुपए, इस बार आ रहा है प्रोविजन फॉर वारंटी 10 लाख रुपए है। अचानक से क्या हो गया? इसकी मिसाल देता हूं मैं आम जबान के अंदर। आप रोजाना अम्मी से 200 रुपए मांगते हैं, अम्मी 200 रुपए दे दें। अक्सर बच्चे होते हैं ये 200 रुपए दे दें, क्या 2 समोसे खाऊंगा, आने आने का किराया हो गया, अज्यूम कर लें बाइक पे जा रहे हैं, जो भी है 200 रुपए आपका खर्चा है। अचानक से हफ्ते के दिन आपने अम्मी से कहा, अम्मी एक काम करें आज ना जरा मैं लेट बैठूंगा केनस में, एहतियातन मुझे 50,000 रुपए दे दें। अम्मी ने निकालनी सैंडल हील वाली, उसको आगे से छील के नोक बनानी है और फिर मारना कस के। यार 200 रुपए लेता 50,000 की चीज के। अब आप कह रहे अम्मी हो सकता है मेरी बाइक से 4 फैसल पे को मर्सिडीज की टक्कर हो जाए, वो बड़ा आदमी निकले, मुझे पुलिस के ताने ले जाए, वहां मुझे कूट पड़े, हो सकता है मुझे पुलिस से छुड़वाने के लिए मुझे पैसे देने पड़े। अम्मी कह रही भाई तू कहां से लाता है? वो कह रहा अम्मी मैं क्या करूं, हाँ आप सही कह रही हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, आई वाज जस्ट मेकिंग अ रॉन्ग असम्पशन। ये जो लंबी लंबी तू फेंक रहा है और इस चक्कर में कि तुझे मिल जाए 50,000 रुपए, ये इज इट अ नॉर्मल असम्पशन और एन एबनॉर्मल असम्पशन? पॉइंट दोबारा पढ़ें क्या लिखा हुआ है। इनअप्रोप्रिएट असम्पशन, अचानक से प्रोविजन को इन्फ्लेट कर देना, अचानक से एक ऐसी असम्पशन लेना जो कि नॉर्मल हालत में नहीं ली जाती। इसके पीछे मकसद क्या है? आप जानबूझ के प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? जब मैं प्रोविजन बढ़ाऊंगा तो एंट्री क्या पड़ेगी? पी एंड डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, तो मेरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा? तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इसका मतलब है मैं प्रोविजन से खिलवाड़ करके ऊपर नीचे करके प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकता हूं। इसीलिए आपसे कह रहा है जागते रहो। ठीक है जी, आगे चलें। The auditor cannot be expected to disregard. अच्छा, ये आखिरी पैरा 1 मिनट के लिए छोड़ दें और अब तक जो कुछ हमने पढ़ा इसको एक बार रिकैप कर लें। शाबाश जी हजरत, आखिरी पैरा मैंने छुड़वा दिया फिलहाल। अब तक हमने इस स्केप्टिसिज्म में जो कुछ पढ़ा है इसको एक बार दोबारा पढ़ें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरत, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट और फिर हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, जब आप पहली क्लास में आए
जब आपने पहला लेक्चर लिया तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, देखिए हमारा ऑडिट पढ़ने का स्कोप क्या है। हमारे पास किताब मौजूद है, हमारे पास एक रिवीजन किट मौजूद है, हमारे पास पास्ट पेपर मौजूद है, मैं मौजूद हूं, मेरे नोट्स हैं। अगर मैं आपसे ये कहता पहली क्लास के अंदर, हाँ मेरे लेक्चर भी सुनेंगे, मेरे हैंडआउट से भी पढ़ेंगे, वो 2 किताबें बहुत अच्छी हैं, वो भी आपने घर में पढ़नी है, वो पास्ट पेपर की किट तो बहुत अच्छी है, वो भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, थोड़ी देर में क्लास में पथराव शुरू हो जाता। अबे भाई क्या क्या पढ़ेंगे भाई, कोई क्लियर तो करो। तो मैंने पहले लेक्चर में क्लियर कर दिया स्कोप, बुक की जरूरत नहीं है, किट की जरूरत नहीं है, मेरे हैंडआउट्स काफी हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, सीक्वेंस में है, टॉपिक वाइज दूंगा, समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, डायग्राम बनवाऊंगा, हैंडआउट पढ़ाऊंगा, जैसे टॉपिक खत्म पास पेपर। इस पूरे बैच में हम अप्रोक्सीमेटली कोई 150 प्लस पास पेपर्स कर रहे होंगे, जो कि थ्योरी के पेपर में बहुत काफी होते हैं। ये जुमला सुन के सुकून आता है। मैंने अपना ऑडिट के पढ़ाने का और आपके पढ़ने का स्कोप क्लियर कर दिया। अगर स्कोप क्लियर ना हो तो आप क्या चलेंगे, फिर zigzag चल रहे हो। तो हमारे ऑडिट का भी एक स्कोप है। जरा स्टार्ट करें, शाबाश जी हजरात। मैं हैंडआउट के पेज नंबर 7 पे हूं, जिसकी हेडिंग है स्टडी टू सीक्वेंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट। और हम इस वक्त बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 में हैं। हमने कवर किया कुछ देर पहले स्केप्टिसिज्म, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट। जी स्टार्ट। Scope of an external audit. Scope of an external audit is determined by the auditor having regard of the following. हाँ, अब ये 4 चीजें बता रहे हैं, आपके स्कोप में 4 चीजें शामिल है। पहला ISA, International Standards of Auditing. जी, ये रहा आइजा। जिस तरह हमने अकाउंटिंग के पेपर में पढ़े थे IFRS, वहां हमने पढ़े थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां हमारे पास है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम कहते हैं आइजा। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये सारी मैं आपको स्टैंडर्ड से बता रहा हूं। ये हमारे ऑडिट करने का स्कोप है। हमारे प्रोसीजर क्या होंगे, रिस्क असेसमेंट कैसे होगा, कौन से प्रोसीजर करने हैं, रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, रिपोर्ट कैसी देंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी चीजें हमारे स्टैंडर्ड में बोले तो हमारे स्कोप में डिफाइंड है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। आगे चलें। IFRS and IAS. IFRS एंड IAS, सर ये भी हमारे स्कोप में शामिल है। क्यों? ऑडिट किसका करने जा रहे हो, ऑडिट किसका करने जा रहे हो, अकाउंट्स। अकाउंट्स किसके तहत बने हुए हैं, IFRS। अब आप ऑडिट करने चलेगा, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पता, आपको IAS 36 नहीं पता, इंपेयरमेंट, आपको प्रोविजन नहीं पता, डेप्रिसिएशन नहीं पता, आपको इन्वेंट्री नहीं पता। इसका मतलब है हर वो चीज जिसके तहत अकाउंट्स बनेंगे वो हमारे स्कोप में शामिल हो जाएगा। आए मैं पढ़ता हूं उसको। Scope of an audit is determined by the auditor having regard to the following. पहला आइजा, नंबर 2 IFRS and IAS, नंबर 3 लोकल लॉज। बहुत सारी चीजें आइजा में दी हुई नहीं है, बहुत सारे डिस्क्लोजर, बहुत सारी अकाउंटिंग की चीजें IFRS में तो हैं, लेकिन हमारे लोकल लॉ में स्पेसिफिकली अलग से दी हुई है कि आपने ये ट्रीटमेंट करना है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर कुछ डिस्क्लोजर लोकल लॉ से आ रहे हैं तो वो लोकल लॉ भी हमारे स्कोप का पार्ट बन जाएगा। कॉमन सेंस एंड स्कोप एज पर 2 चीजें, प्रोफेशनल बॉडीज लाइक ICAP एंड ACCA। हमारे पाकिस्तान में जो हमारी लोकल अकाउंटिंग बॉडी है, जो सोल सुप्रीम अथॉरिटी वो ICAP है। यूके में FRC है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है, उनके तहत फिर ICW भी है, फिर जो है वो ACCA भी है। पाकिस्तान में ICAP ने कहा है जब आप ऑडिट करेंगे तो आपने साथ में ये काम भी करने हैं। अब चूंकि हमारी लोकल अकाउंटिंग बॉडी ने कह दिया है तो अब हमें ऑडिट के साथ साथ वो काम भी करने पड़ेंगे, तो वो भी हमारे स्कोप का पार्ट बन जाएगा। प्लस टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट, क्या कह रहा है, टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, आगे जाके कवर होगा। आइजा 210 कहता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। जिस तरह तुमने मेरी क्लासेस से पहले एडमिशन फॉर्म भरा, तुमने उसको पढ़ के साइन ऑफ किया, ये हमारे टर्म्स हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हम और आप एक एग्रीमेंट में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया। वो अलग बात है कि आपने उसको बगैर देखे साइन कर दिया, लेकिन पीछे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, हम भी ये करते हैं। बैंक को अगर हमें अकाउंट खुलवाना है तो उनका बंदा आएगा, यहां साइन कर दें, यहां कर दें, यहां कर दें, यहां कर दें, और हमने आंख बंद करके साइन कर दिया। हम पढ़े लिखे, हमें वो पूरा जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमें वो कागज पढ़ना चाहिए। बहरहाल इसी तरह जब हम ऑडिट पे जाते हैं ना, तो ऑडिट से पहले क्या कहा, ऑडिट से पहले हम क्लाइंट को भेजते हैं एंगेजमेंट लेटर।
हम क्लाइंट को क्या देते हैं? एंगेजमेंट लेटर। हम क्लाइंट से कहते हैं ऑडिट ऐसे होगा, तुम ये करोगे, हम ये करेंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी, हम इस चीज के जिम्मेदार हैं और इस चीज के हम जिम्मेदार नहीं है। एग्जाम्पल, हम गारंटी देने नहीं आए, हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, कल का लेक्चर, हम एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस देने, हम फ्रॉड पकड़ने नहीं है भाई, हम ऑडिट करने आए हैं। ये लो कागज, तुम भी पढ़ लो और तुम साइन कर दो। जब क्लाइंट साइन कर देगा तो बोथ पार्टीज हैव नाउ एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो अगर क्लाइंट ने हमसे रिक्वेस्ट की है साजिद साहब आप ऑडिट तो कर ही लें, साथ में ना हमें ये पर भी इंफॉर्मेशन दे दें, तो अगर हम एग्री कर जाएं और लोकल लॉ अगर मना नहीं कर रहा है तो फिर जो हम आपस में टर्म्स में एग्री कर लेंगे वो भी हमारे ऑडिट के स्कोप का पार्ट, बन जाएगा। अब जरा दोबारा पढ़ने इसको, जरा पूरे स्कोप को शाबाश जी। Scope of an external audit is determined by the auditor having regards of the following: ISA, IFRS and IAS, Local Laws Company Act 2017, and scope as per professional bodies like ICAP and ACE. थोड़ा सा पिच स्लो अपना साकिब, थोड़ी सी जो है ना वो स्पीड स्लो करो जी, पढ़ आगे चलें। Term of an audit engagement as per ISA 210. Scope of an audit covers only financial statements and not the whole annual report. Scope of an अच्छा अब देखें, हमने कुछ 4 बातें तो पढ़ ली, ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो अगली 4 बातें ना वो और अहम है थोड़ा सा, ठीक है, बात समझे थोड़ा सा। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप पहले समझे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ये पंच लाइन क्या है कि हम ऑडिट किसका करते हैं? हम ऑडिट किसका कर रहे हैं? ठीक है जी। ये मेरे हाथ में एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। अगर मैं इस एनुअल रिपोर्ट को देखूं तो इसके अंदर 2500 चीजें और दी हुई, मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट और पिछले 6 साल में क्या किया और आपके की रेशियोज और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। इसी रिपोर्ट के अंदर एक और कागज भी बड़ा अहम है जो कि है हमारी ऑडिट रिपोर्ट। हमने ये जो रिपोर्ट दी है ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर दी है। हमने इस बुकलेट के अंदर और जो कुछ इंफॉर्मेशन है हमने उस पर कोई ओपिनियन नहीं दिया है। इसका मतलब है वो हमारे स्कोप में शामिल नहीं है। हम जब क्लाइंट पर ऑडिट करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल के वीकनेस नजर आते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मैं एक दावत पे अपने चाचा के घर गया। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, शायद आप बात पिक कर जाओ, आपको पिक करना चाहिए। उनके ड्राइंग रूम में पुराने जूते कोने में पड़े हुए थे, उनके ड्राइंग रूम में वो बच्चों के खिलौने पड़े हुए थे, सोफे के ऊपर ना कोई चिप्स के कचरा पड़ा हुआ था, केचप का भी निशान था। अजीब, ये ड्राइंग रूम में क्या कहा आयु, ये स्टोर रूम तो नहीं आपका। ड्राइंग रूम इज द फेस ऑफ योर हाउस। अगर आपका ड्राइंग रूम गंदा है ना, इसका मतलब है ये तो स्टार्ट है, फिर आगे आप क्या इंप्रेशन लेंगे? पूरा घर भी गंदा ही होगा। ऐसा ही है? जवाब तो दे दें। खवातीन किचन का मामला बड़ी पर्टिकुलर है। हमने देखा हमारी वालदा ने जिस तरह माशाल्लाह किचन मेंटेन किया हुआ, बिल्कुल चमकता हुआ, मार्बल का टॉप बिल्कुल साफ होगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुकिंग कभी हुई नहीं है। अब अगर आप एक किचन में जाएं जहां अल्लाह माफ करे ग्रिल काली हुई हुई है, टोस्टर एकदम गंदा पड़ा हुआ, अक्सर लोग हैं दे डोंट केयर, लॉट ऑफ पीपल डू एक्स्ट्रा केयर। अब किचन को देख के लग रहा है यार क्या गंदगी यार, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन है यार व्हाट द हेल यार, पैथेटिक। एक मिसाल दे रहा हूं, हम जब क्लाइंट पर ऑडिट करने गए तो हमारे स्कोप में बड़ी क्लियर बात है पूरी क्लास के लिए, हमारे स्कोप में क्या शामिल है? पीएनएल और हमारे स्कोप में क्या शामिल है? पीएनएल और। अब जब हमने वेरिफिकेशन स्टार्ट की तो आपके डॉक्यूमेंट रिकंसाइल नहीं हो रहे थे, डॉक्यूमेंट पे कागज पे सिग्नेचर नहीं था, कभी 4 साइन है, कभी 2 साइन है, कभी आपने सेल की तो इनवॉइस बनाई, कभी आपने कच्ची पच्ची बना दी, बैंक रिकॉर्ड कभी बना कभी नहीं बना, कभी कागज साइन हुआ कभी नहीं हुआ। ये क्या है बताओ ना, क्या है? थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें, आप पढ़ के आए ना F1 के अंदर बेसिक। ये क्या है? ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए, कागज नहीं बन रहा, रिकॉर्ड्स नहीं बना रहे, बना तो रहे टाइमली बेस पे नहीं बना रहे, बना तो रहे दस्तखत नहीं हो रहा, कैश इंश्योर्ड नहीं है, माल बेच तो रहे इनवॉइस नहीं बना रहे, कभी बना रहे कभी नहीं बना रहे। ये क्या है? दे आर कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस। हम ऑडिट करने गए, आपकी वीकनेसेस पर कोई ओपिनियन देने नहीं गए, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देना एज पर स्टैंडर्ड हमारे स्कोप में शामिल नहीं है। डूज एंड डोंट्स, ये कह सर जरा मुझे क्लास के बाद ना वो F9 के एक सवाल समझा दें। मैंने समझा दिया, फिर कह रहा सर वो आपने F9 की जिम्मेदारी ली थी, आप सर मुझे जवाब नहीं दे रहे। ओ भाई, ओ हेलो,
ओ भाई मैं F8 का जिम्मेदार हूं, मैं F9 का जिम्मेदार, तू बिला वजह F9 मेरे स्कोप में ना डाल क्योंकि मैं F8 का जिम्मेदार हूं। बात समझ आ रही है? तो यही हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं स्कोप में, डूज एंड डोंट्स। मैं खुद रीड कर रहा हूं, आप फॉलो करिए पूरी क्लास। स्कोप ऑफ एन ऑडिट कवर्स, पहली बात, ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉट द होल एनुअल रिपोर्ट। देखो मैंने पहले थोड़ा बात समझाई ताकि अंग्रेजी पढ़ता समझ आए। वो कह रहा है स्कोप ऑफ एन ऑडिट कवर्स ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉट द होल एनुअल रिपोर्ट। नंबर 2, स्कोप ऑफ एन ऑडिट डज नॉट अश्योर क्या, द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद, कल बात हुई है, हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के जिम्मेदार नहीं है भाई, हम ऑडिट करने आए हैं। हमने कोई थप्पा नहीं मार के दिया है कि जी जिंदगी भर मैनेजमेंट अच्छी रहेगी, ईमानदार रहेगी, नहीं भाई, ये हम ठेका लेने नहीं है भैया, हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है। नंबर 3, ऑडिट डज नॉट अश्योर द फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द एंटिटी। तुम ऑडिट करके गई, 2 साल में कंपनी बंद हो गई, आप जिम्मेदार नहीं उसकी। हाँ, आप जिम्मेदार कब होंगी, जब आपने ऑडिट प्रॉपर नहीं किया होगा, जब आपको कुछ इंडिकेटर्स मिले होंगे और आपने मैनेजमेंट से डिस्कस नहीं किया होगा। टू बी डिस्कस्ड इन आइजा 570 गोइंग कंसर्न। 2 साल में कंपनी बंद हो गई, अब लोग कह रहे हैं जी ऑडिटर जिम्मेदार है। ओ भाई हम क्यों जिम्मेदार है? आपने नॉर्मल तरीके से बिजनेस को शट डाउन कर दिया है, आप जिम्मेदार होंगी? नहीं होंगी ना। इसका मतलब है हमने मैनेजमेंट की या कंपनी की फ्यूचर का कोई ठेका नहीं लिया हुआ। बात पिक कर रहे हो भाई हजरात, दोस्तों, बुजुर्गों। नंबर डी, ऑडिट ओपिनियन डज नॉट कवर एन ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द ऑडिटेड। अभी बात हुई है हाउएवर। अच्छा, जब भी ऑडिट के पेपर में ना हाउएवर, इसका मतलब कहानी चेंज हो रही है। देखें आप लोग सब माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। हाउएवर आने बजाने वाला है। आप लोग माशाल्लाह बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं। हाउएवर आप लोग अजीब से हैं। इसका मतलब है हाउएवर जब भी आए इसका मतलब है कुछ होने वाला है। कह रहे ऑडिट डज नॉट कवर, ऑडिट ओपिनियन डज नॉट कवर एन ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द ऑडिट लाइन। हाउएवर external auditor considers internal controls in order to design audit procedures to express an opinion on the account। कौन समझा रहा है मुझे? मतलब ट्राई करें। मुझे ये फीलिंग ना रहे कि मैं F1 की क्लास पढ़ा रहा हूं, मुझे फीलिंग दे कि ये F8 के बच्चे बैठे हुए हैं। हम इंटरनल कंट्रोल्स को कंसिडर करते हैं अपने रिस्क को असेस करने के लिए और प्रोसीजर करने के लिए। हम उसको असेस तो करते हैं लेकिन हम इंटरनल कंट्रोल पर कोई ओपिनियन देने, क्योंकि वो हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमारे स्कोप में सिर्फ और सिर्फ ऑडिट और फाइनेंशियल, हम किसी और चीज पर ओपिनियन देने। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखें शाबाश। इस पर सवाल कैसे बन सकता है, लिखें शाबाश फटाफट। जी पहला सवाल सिंपल सा, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, briefly explain the concept of scope of an external audit. Briefly explain the concept of scope of an external audit. Briefly explain the concept of scope of an external audit. Briefly explain the concept of scope of an external audit. Number 2, अब ये सवाल पूछने का ना इनडायरेक्ट तरीका है। एक्सटर्नल ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक्सटर्नल ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द ऑडिट लाइन। एक्सटर्नल ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द ऑडिट लाइन। External auditor does not express an opinion on the internal controls of the audit line as well as the whole annual report, as well as the whole annual report, as well as the whole annual report, as well as the whole annual report. Full stop. Kindly comment. Kindly comment. इस पे कमेंट करें आपके जज्बात। रिपीट कर रहा हूं सवाल। एक्सटर्नल ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द ऑडिट लाइन एज वेल एज द होल एनुअल रिपोर्ट। काइंडली कमेंट। जी हजरात, ये हमने कवर किया स्कोप ऑफ एन ऑडिट। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जरा इसको दोबारा पढ़ लें एंड विल मूव फॉरवर्ड।
हजरात हमने कवर किया एक और कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट। आगे चलते हैं, हैंडआउट का पेज नंबर अगर हम आ जाए 11 के ऊपर, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हम किस चीज के यहां हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं कि हम एज एन ऑडिटर किस चीज के जिम्मेदार हैं, या मैं यूं बताऊं कि मैनेजमेंट किस चीज की जिम्मेदार है। तो अगर मैं ये बता दूं कि मैनेजमेंट इन चीजों की जिम्मेदार है, इसका मतलब है हम उन चीजों के जिम्मेदार फिर नहीं होंगे। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था और लेक्चर 2 में बताया, लेक्चर 3 में फिर बताया, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं इस क्लास को डिवाइड कर दूं, ये मैनेजमेंट वाली पार्टी है, ये ऑडिट वाली पार्टी है। आप इन चीजों के जिम्मेदार है, आप उन चीजों के जिम्मेदार है। आप यहां नहीं आएंगे और आप यहां नहीं आएंगे। अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? इस पार्टी की। ऑडिट करने की जिम्मेदारी इस पार्टी की। ट्रीटमेंट करने की, प्रोविजंस बनाने की जिम्मेदारी इस पार्टी की। ट्रीटमेंट इन्होंने कैसे किया है, क्या वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो चेक करने की जिम्मेदारी इस पार्टी की है। जो आपने प्रोविजंस बनाए हैं, क्या वो प्रोविजंस जो आपने जिस बेसिस पर बनाए हैं, क्या वो एस्टिमेट्स रीजनेबल हैं, क्या वो साउंड रैशनल पर बेस करते हैं, ये चेक करने की जिम्मेदारी किस पार्टी की है? इस पार्टी की है। बात समझ आ रहा है? अगर ये पार्टी चेंज कर ले तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है वो खतरे में पड़ जाएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं आजाद हैंडआउट के पेज नंबर 11 के ऊपर, जहां पे दिया हुआ है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी सर, पढ़ेंगे आप? Management responsibilities. बहुत स्लो पढ़ेंगे ताकि एक एक जुमला हमें समझ आए। जी पहला, Managing the business so as to achieve company's objective. ऑब्वियसली ये काम किसका है? मैनेजमेंट का है। नंबर 2, Making key business strategies. ये काम भी आपका है भाई। Assessing business risk to those objectives being achieved. बिजनेस रिस्क को असेस करने का काम भी आपका है भाई। Safeguarding the company. कंपनी में एसेट चोरी ना हो, चोरी चकारी ना हो, कोई मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, ये काम भी हमारा नहीं है। ये काम किसका है? मैनेजमेंट का। आगे चलो, Keeping proper accounting records. जी प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना, सेल डे बुक, परचेज डे बुक, बैंक रिकंसिलिएशन, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड मल्टीपल डॉक्यूमेंट और मल्टीपल अकाउंट्स, टी अकाउंट्स, कंट्रोल अकाउंट, जो भी है, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? ये काम भी मैनेजमेंट आपका है। आगे चलें, Preparing company financial statement. ऑब्वियस सी बात है। Ensuring the company complies with applicable laws and regulations. हाँ, अब आप एविएशन इंडस्ट्री में हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप फार्मा में हैं, आप एयरलाइन में हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं। हर इंडस्ट्री के, हर सेक्टर के डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। वो लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, उनकी कंप्लायंस भी इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर किसी के जहन में सवाल आ रहा है, सर फिर हम क्या करने जा रहे हैं, तो अभी मैं तफसील में नहीं जा रहा, तफसील अभी आगे आने वाली है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिर्फ पंच लाइन दे रहा हूं कि हम ऑडिट करने जा रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, कुछ चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी, लेकिन ये जो मोटी मोटी बातें दी हुई हैं, ये काम किसका है? मैनेजमेंट का। आखिर में दिया हुआ, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी टू डू एनी ऑफ द अबव। ये जो भी दिया हुआ है, ये करने की जिम्मेदारी हम ऑडिटर्स की नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? इट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस चार्ज विद गवर्नेंस। बात समझ आती है भाई? ठीक है जी, नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं जी। अब हमारे जो कॉन्सेप्ट्स का फ्लो है वो कुछ ऐसे है। हमने अगले 10-15 मिनटों में कवर करना है इंटरनल कंट्रोल, फिर हम चलेंगे आगे, हम कवर करेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू, और फिर हम एक कॉन्सेप्ट आपको देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन स्टेवरशिप, और फिर हम एक कॉन्सेप्ट देंगे आपको ऑडिट रिपोर्ट का। हालांकि हम ऑडिट रिपोर्ट आगे तफसील में पढ़ेंगे, लेकिन इट्स अ टीजर। फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरनल कंट्रोल पढ़ा, ट्रू एंड फेयर व्यू पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, और फिर हम इस क्लास में रीड करेंगे ऑडिट रिपोर्ट। वो सिर्फ रीडिंग मकसद होगा, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन उसका मकसद होगा एज अ टॉपिक, फिर हम आगे जाके तफसील में उसको देखेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम कवर करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना बड़ा आसान है, पूछो क्यों? तुम्हारे और मेरे चारों तरफ ये चीजें मौजूद है। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। आपके घर के बाहर चौकीदार आपने बैठाए हुए हैं, आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है, आपने घर को ईडीटी से आपने सिक्योर कर लिया, अलार्म बजाएंगे तो फौरन से गाड़ी आ जाएगी, आपने दीवार पे ग्रिल लगाई हुई है, रात को उसमें आपने बिजली छोड़ दी है, सुबह इसमें हीरोइन से चिपके पड़े हैं, अल्लाह माफ करे, हैं जी। गाड़ी में आप सीट बेल्ट लगा रहे हैं, ये भी बेल्ट है, ये भी एक तरह का कंट्रोल है, 12, ठीक है। तो गाड़ी में सीट बेल्ट लगा रहे हैं, गाड़ी में चोर लोग लगा रहे हैं, गाड़ी आपने इंश्योरेंस कराई हुई है। ये आप और मैं अगर निगाह दौड़ाएं तो हर तरफ आप और मैं वी आर सराउंडेड बाय इंटरनल कंट्रोल्स।
अगर आपको किसी अच्छी दावत में जाने का इत्तेफाक हो, गरीबों, अगर आपको किसी ने मोवेनपिक में इनवाइट किया हो या मैरिड में जा रहे हैं आप, तो जरा जाने के शशके हैं। गाड़ी पार्क हो रही है, गार्ड आपको देख रहा है, आप गार्ड को देख रहे हैं, फिर एक अजीब सा पुराना 19 सीटर का कुत्ता आ जाएगा, वो गाड़ी के चक्कर मार रहा है, पता नहीं वो भी कह रहा है मैं ये क्या जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। कुत्ते को लग रहा है मैं टाइम वेस्ट करूँ, लेकिन बहरहाल ही हैज नो ऑप्शंस। और उसने एक चक्कर मारा, उसने हु किया, आपने कहा ठीक है बात कर रहे। कुत्ता आपको देख रहा है, आप कुत्ते को देख रहे हैं, पहचान रहे कहाँ मिले आपने कहा नहीं, ये तो कोई और था। यू आर ट्राइंग टू हैव अ रिलेशनशिप, ठीक है। डिग्गी खुलती है, वो डिग्गी चेक कर रहा है, आगे बोनट खुल रहा है, हालांकि है उसको दिख नहीं रहा कुछ, लेकिन एक टिक द बॉक्स तो फिर भी हो रहा है। फिर आगे बैरियर गिरता है, फिर आप गाड़ी पावर स्टीयरिंग घुमाते हुए तो आगे लेके जाते हैं, फिर आगे गाड़ी आप वेले में दे रहे हैं, फिर आगे दरवाजे से गुजर रहे हैं, फिर चाबियां और कीचेन सब निकाल के रख रहे हैं, फिर एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं आप दिल में कह रहे हैं यार मैं कोई दहशत कर दूं, भाई कौन है यार, ये क्या तरीका, कहाँ है मैनेजमेंट, कहाँ है, ओ भाई हेलो कौन है। एक आवाज है, सर ये हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं, चुपचाप गुजरे इससे वरना जूता पड़ेगा। आपने कहा मैं तो मजाक कर रहा था भाई। फिर आप अंदर गए, एक साफ दरवाजा खुल रहे हैं आपके लिए, सादा लिबास में लोग घूम रहे, हाथ बंद के पॉकेट होगी, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, यू आर सराउंडेड बाय इंटरनल कंट्रोल्स। अगर मैं ये इंटरनल कंट्रोल्स प्लग आउट कर दूं तो क्या रिस्क ऑफ थेफ्ट एंड टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाएगा? एयरपोर्ट में गाड़ी जहां अंदर जा रही, पहले सबसे पहले वहां की चेकिंग से लेके जहाज में जाने तक आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और ये तो हमारा लोकल एयरपोर्ट है। कभी अगर आपने बाहर ट्रेवलिंग की हो, आई हैव ट्रेवल्ड इन दुबई इन बैंकॉक, वो तो छलनी करता था, अल्लाह माफ करे, पानी की बोतल बाहर निकाले, फला बाहर निकाले, बेल्ट उतारे, मोजे उतारे। मैंने कहा भाई बस यहीं तक रखना भाई, क्या कर रहा है भाई, मुंह घड़ी उतार दी, मतलब बाल खंगाल रहे, मतलब क्या गिरेगा भाई, आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं भाई। इसका मतलब है आप वहां एक आवाज तो निकाले जरा, अरे भाई क्या हो रहा है ये, ऐसा रख के चमाट पड़ेगा, बोलेगा हमारा किस नहीं है। आप चुपचाप गुजर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल्स, बात समझ आ रही है? वी आर सराउंडेड बाय कंट्रोल्स। जब तक आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नहीं बताना कि मैं उतर रहा हूं और बस उतरने वाला हूं, और जब तक वहां से ओके नहीं आएगा आप लैंड नहीं कर सकते। अब आप कंट्रोलर से कह रहे हैं नहीं यार मैं नहीं मान रहा, मुझे उतरने दो यार, बहुत भूख लग रही, चलो ना मैं उतर रहा हूं। भाई ये क्या मतलब, क्या हो क्या रही है? बस चला रहा है, जहाज चला रहा है, टेक ऑफ के लिए अप्रूवल चाहिए भाई। टेक ऑफ पे जब आप रनवे पे आते हैं तो फिर आपको आखिरी मैसेज चाहिए, क्लियर फॉर टेक ऑफ, फिर आप जहाज उड़ाते हैं, क्लियर फॉर लैंडिंग। कंट्रोल्स हैं भाई, अतराफ में लोग हैं, जहाज उतर रहा है, आपने जहाज भगा दिया, ऊपर से एक और जहाज आ रहा है, रिस्क है भाई, कई लाइव्स इन्वॉल्व हैं। वी आर सराउंडेड बाय कंट्रोल्स, ठीक है जी। अक्सर आपने बैंकों के बाहर बड़ी बड़ी एक गाड़ी देखी होगी, बड़ी हैवी किस्म की, हर तरफ से लगना वो आर्मर्ड व्हीकल है, वो कैश ट्रांसलेट करती है। अंदर से आप देखेंगे बंदे से उनकी ना आंखें और नाक दिख रही होगी और यूं गन बाहर निकली हुई होगी। वो वैन जो है वो कैश ट्रांसपोर्ट करती है, एक बैंक से दूसरी ब्रांच पैसा जा रहा है, लेट से 10-15 करोड़ रुपए, या अगर आपकी कैश सेल्स है तो आप पैसे बैंक में जमा करवा रहे हैं। अब आपने बंदे को रवाना कर दिया, जा बेटा ये रिक्शे में जा 50 लाख देकर जमा करा दे, वो जाएगा वापिस नहीं आएगा। क्यों आएगा? मैं तो वापिस कभी नहीं आऊंगा। इसका मतलब है कि वो जिस गाड़ी में जा रहा है वो भी इंश्योर्ड है। ये कंट्रोल्स है। यू एंड मी आर सराउंडेड बाय इंटरनल कंट्रोल्स। आप क्लास में आ रहे हैं, आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही, इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ कंट्रोल। अगर आपके किसी कॉलेज में कोई कार्ड मैंडेटरी है, कार्ड वो जो आप क्या कहते हैं उसको, स्टूडेंट आईडी कार्ड, वो भी तो कंट्रोल है। मुझे क्या पता आप कौन है, मुझे क्या पता आप कौन है, मुझे क्या पता आप कौन है। तो वो जो कार्ड चेक हो रहा है वो भी क्या है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल। सर ये क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल। क्यों पढ़ रहे हैं? रुक जाओ ना, बता रहा हूं ना। हाँ ठीक है, अब मैं आपको जरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लेके जाता हूं, ठीक है। हम ये जो वर्ड डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल, ये हमारे सिलेबस के लिए, ये जो वर्ड मैं बताने जा रहा हूं इंटरनल कंट्रोल, ये हमारे सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, 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 इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ तो है इसके अंदर, वाकई में लग रहा है कि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके ये कॉन्सेप्ट, ये जो वर्ड है, ये एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा टॉपिक है, नाम है उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्या जी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इसका सवाल हमारे पेपर में लाजमी आता है, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 20 मार्क्स।
तो इसीलिए ये वर्ड जो आज बता रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप बात समझिएगा। जब कंपनी कैश रिसीव करती है तो कंपनी एज पर इट्स एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, कहो एसओपी, कहो एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमारे एसओपी में लगा हुआ जैसे ही आप कैश रिसीव करेंगे फौरन से बैंक में जमा होगा, अनलेस आप कैश रिसीव कर रहे हैं रात को 7 बजे के बाद जब बैंक बंद हो जाता है। और अगर आप 7 बजे के बाद भी कैश रिसीव करेंगे तो कोई उसको काउंट करके रिकंसाइल करके कंपनी के लॉकर में सेफ रखेगा और वो सेफ भी इंश्योर्ड होगा। ये क्या है कंपनी का? जोर से बोलो ना। जब कंपनी माल बेचेगी तो गेट पास बनेगा, जब कस्टमर को माल डिस्पैच करेंगे उससे दस्तखत लेंगे। अगर कभी घर में आपने टीसीएस की शिपमेंट रिसीव की हो, अगर किसी ने आपको कभी गुलाब के फूल और कुछ भिजवाया हो, कोई आम की पेटी भिजवाई हो किसी ने आपको, या आपने किसी को भिजवाई हो, या आपने किसी को कोई केक शेक भिजवाया हो, फुप्पी को, ताई को, मुमानी को, उनको नहीं, ठीक है जी। तो टीसीएस वाला जब आपसे आपको गुड्स दे रहा होगा तो आपसे बोलेगा यहां साइन करते हैं साहब, यहां साइन करें, ऐसा करके ना स्टाइल देकर। या बोलेगा सर ये यहाँ थंब लगाना, अब तो जल्दी सिस्टम हो गया, बारकोड है थंब लगाई दी। आप लोगों मैं नहीं लगा रहा हूं भाई, लगाना। ये थंब क्यों लगवा रहा है आपसे? उसने आपसे थंब नहीं लगवाया, उसने कहा सर पर आप पर विश्वास, सर आप अपने भाई लगते हैं। पौने घंटे में आपने फोन किया टीसीएस को, अरे भाई अब तक माल नहीं पहुंचा है, जबकि माल आपके हाथ में है। हाँ अब तो शिपमेंट नहीं आई है। अरे सर हमारा बंदा कह रहा है कि उसने पहुंचाया है। नहीं आपका बंदा झूठ बोल रहा है। उखाड़ लो जो उखाड़ना। इसका मतलब है वो जो सिग्नेचर आपसे लिया जा रहा है, इट्स एन एक्नॉलेजमेंट दैट यू हैव रिसीव्ड द गुड्स, इट्स एन इंटरनल कंट्रोल। मेरे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं जिससे हम एयर कंडीशन परचेस करते हैं। कंपनी ने कहा है एज पर एसओपी हम इन्हीं 4 से परचेस करेंगे, बिकॉज दे आर रिलायबल वेंडर्स। वेंडर ए बी सी डी, ये जो आपके पास अप्रूव्ड वेंडर की लिस्ट है, ये वेंडर की लिस्ट का होना इज एन इंटरनल कंट्रोल। आप इन्हीं से परचेस करेंगे, इसके अलावा किसी से परचेस। जब भी आप माल बेचेंगे तो इनवॉइस बनाएंगे। अगर पेमेंट 20 दिन में नहीं आएगी तो आप रिमाइंडर लेटर भेजेंगे, 3 लोग दस्तखत करेंगे, 3 लोग दस्तखत करेंगे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। जो 3 लोग दस्तखत कर रहे हैं, ये क्या है कंपनी का? इट्स एन इंटरनल कंट्रोल, एसओपी आपका। बैंक रिकॉर्ड कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते, मजाक हो रहा है क्या? बैंक रिकॉर्ड डेली बेस से बननी चाहिए। जितना कैश का, जितना चेक्स का, सॉरी, जितना चेक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जितना इनका फ्लो ज्यादा होगा उतना बैंक रिकॉर्ड बनाने की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अगर आप बैंक रिकॉर्ड बना रहे हैं 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो रिस्क ऑफ थेफ्ट या फ्रॉडरी बढ़ जाएगी। बैंक रिकॉर्ड का बनना, टाइमली बेस पर बनना, उसका मैनेजमेंट का दस्तखत करना इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एबर्ट लेबोरेटरीज दवाइयां बनाते हैं आप, लाइफ सेविंग ड्रग्स, नॉट ओनली ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स। केमिकल आया, उसकी इंस्पेक्शन होनी थी, नहीं हुई, उस दिन ये छुट्टी पे था, कह रहा मुझे कफिंग हो रही है, नहीं आया। केमिकल की इंस्पेक्शन नहीं हुई, केमिकल एक्सपायर्ड था, सारा एक्सपायर्ड केमिकल चला गया अंदर प्रोडक्शन के अंदर। लाइफ सेविंग ड्रग बन गई लाइफ टेकिंग ड्रग, खाए और मौत। इतना बड़ा भंड कैसे हो गया? इतनी बड़ी ब्रीच, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल से कैसे हो गया? अरे भाई वो बंदा नहीं आया था, वो भाई एक ही बंदा था, 4 बंदे और तो उनसे इंस्पेक्शन कराते, कंपनी की तो बात लग जाएगी। इतना बड़ा भंड आपसे कैसे हो गया? बात समझ आ रही है? हम अक्सर देखते ना प्लेन की हाईजैकिंग मूवीज, ये जहाज में असला कैसे आया? कहीं तो ब्रीच हुई है, कहीं तो 2 नंबरी हुई है, 3-4 लोग मिले में कलूजन हुआ है, 3-4 लोग मिले तो ये असला जहाज में पहुंचा है, तो हुई हाईजैकिंग। कोई अंदर का बंदा भी इन्वॉल्व है। लॉट ऑफ मूवीज में देखते हैं ना कॉन्स्पिरेसी, बैंक लूट गया, फला हो गया, कैसे? कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल की ब्रीच हुई। अब जरा कागज पेन शाबाश। तो हम आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं बाय मेकिंग यू राइट फ्यू एग्जांपल्स एंड देन वी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। हमारे पास हैंडआउट का अगर आप पेज नंबर देखेंगे 11, हजरात हम इस वक्त कवर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सिर्फ मैं जाते जाते एग्जांपल से पहले बताता चलूं, ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल कंट्रोल का हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके ये टॉपिक में मर्ज हो जाएगा, जो मैं सेपरेट टॉपिक पढ़ रहे होंगे। और जब हम वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे, नाम है इसका जिसका टेस्ट ऑफ
तो हम जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल पढ़ रहे होंगे तो जितनी एग्जांपल्स अभी मैंने आपको दी हैं और जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं इससे कहीं ज्यादा हम एग्जांपल्स और कवर कर रहे होंगे। इस पे एग्जाम में सवाल बनता है सिनेरियो बेस्ड। टॉपिक का नाम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर। फिलहाल आप नोट कर लें इंटरनल कंट्रोल की क्यूट क्यूट सी एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल लिखें। सर कितनी एग्जांपल्स है? टोटल मैं आपको 10 एग्जांपल लिखवाऊंगा ताकि आप घर में रिवाइज कर सकें। पहली एग्जांपल, हर जुमला में 2 बार रिपीट करूंगा। गुड्स आर इंस्पेक्टेड ऑन अराइवल इन द फैक्ट्री। गुड्स आर इंस्पेक्टेड ऑन अराइवल इन द फैक्ट्री। गुड्स आर इंस्पेक्टेड ऑन अराइवल इन द फैक्ट्री। पिक कर गए? गुड्स आर इंस्पेक्टेड ऑन अराइवल इन द फैक्ट्री। नंबर 2, purchases are made only from authorized vendor. Purchases are made only from authorized vendor. Vendor बोले तो supplier. Vendor बोले तो supplier. Purchases are made only from authorized vendors. Number 3, sales invoices should be sequentially pre-numbered. आगे जाकर बात करेंगे। Sales invoices, जब माल बेचते तो क्या बनाते हैं आप? जब माल बेचते हैं तो क्या बनाएंगे? सेल्स इनवॉइस। क्या बात है जी आपकी। सेल्स इनवॉइसेस शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड। सेल्स इनवॉइसेस शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय रिस्पांसिबल ऑफिशियल। सेल्स इनवॉइसेस शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय रिस्पांसिबल ऑफिशियल। अभी मैं सिर्फ ये जुमले लिखवा रहा हूं, आगे तफसील में लेक्चर आएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कम से कम 4 से 5 क्लास का लेक्चर है, ठीक है जी। सेल्स इनवॉइसेस शुड बी सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय रिस्पांसिबल ऑफिशियल। नंबर 4 जाग रहे हैं आप। कैश मस्ट बी टाइमली बैंक्ड व्हेन रिसीव्ड। कैश मस्ट बी टाइमली बैंक्ड व्हेन रिसीव्ड। कैश मस्ट बी टाइमली बैंक्ड व्हेन रिसीव्ड। अगर आप टाइमली बेस के ऊपर पैसे को बैंक में जमा नहीं कराएंगे और वो कंपनी के लॉकर में पड़ा रहेगा, किसी दराज में होगा, किसी शेल्फ में होगा, तो रिस्क ऑफ थेफ्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर कैश है तो उसमें चोरी होने का रिस्क तो है। नंबर 5, देयर मस्ट बी टाइमली रिकंसिलिएशन। देयर मस्ट बी टाइमली रिकंसिलिएशन बिटवीन फिजिकल कैश एंड कैश एज पर जर्नल लेजर। There must be timely reconciliation. There must be timely reconciliation between physical cash and cash as per journal ledger. There must be timely reconciliation between physical cash and cash as per journal ledger. हजरात ये मैंने कितने पॉइंट लिखवाए आपको? जरा एक बार 5 पॉइंट रिपीट कर लेंगे, शाबाश। Goods are inspected on arrival in factory. Number 2, Purchases are made only by authorized vendor. purchases are made only from authorized vendor या supplier. Number 3, Sales invoices should be sequentially pre-numbered and must be approved by responsible official. आगे चलें। Cash must be timely banked when received. ठीक है There must be timely reconciliation between physical cash and cash as per general ledger. हजरात, ये हमने कवर किए 5 पॉइंट्स। इनको दोबारा पढ़े एंड विल मूव फॉरवर्ड।